आज एक ऐतिहासिक स्थल मैं यहाँ के सभी पूर्वाचार्यों को नमन करती हूँ और राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु, यहाँ के सभी संकाय के प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और मंचासीन उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का सादर नमन करते हुए मैं इस सुंदर आयोजन बैजू बावरा संगीत समारोह में अपनी उपस्थिति पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ और इसके लिए कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया जहां आकर मैं आशीर्वचन प्राप्त कर सकूं। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसके बिना कोई भी कला अथवा संगीत समाज पनप नहीं सकता, चल नहीं सकता। यहाँ उपस्थित हुआ है विश्वविद्यालय, यह भी एक सुनहरा अवसर है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा की। क्या बात है कि हमें उस ज्ञान परंपरा को याद करने की आवश्यकता पड़ गई है। हम भारतीय ही तो हैं, भारतीयता के बिना हम नहीं बढ़ सकते हैं, भारतीय होना ही पड़ेगा। चाहे जितनी भी हम ऊपर से आच्छादित परंपराओं की ओर हम बार बार झुकते हैं और वापस आते हैं, हम उसके तरह नहीं हो सकते हैं कि हमारे रग में जो खून संचरित हो रहा है वह पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। तो हम फिर से एक बार विचार कर रहे हैं कि हमारी परंपराएं क्या थी, उसको फिर से जीने की आवश्यकता है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वही परंपरा पूरे विश्व भर में आच्छादित है। उसी परंपरा को लेकर हमारा यह देश भारत आगे बढ़ रहा है और हमें गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है कि हमारा भारत का नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता इन्हीं कारणों से यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया और वहाँ रजिस्टर्ड हुआ। यहाँ ही नहीं, हमारे पर्व भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। दीपावली को बार बार उसमें शामिल करने की योजना बन रही है। हम जिस भारतीयता की कल्पना करते हैं वह समूची ज्ञान प्रणाली, पूरे विश्व स्तर के ज्ञान प्रणाली की रीढ़ है, क्योंकि जहाँ ज्ञान की बात आएगी वहाँ गुरु की बात आएगी और गुरु का जो स्वरूप हमारे यहाँ है वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता है। यह वैश्विक रूप में अग्रणी होने की क्षमता विकसित करती है यह ज्ञान प्रणाली, और भारतवर्ष में इसे एक स्वरूप दिया गया और इसका एक विभाग भी तैयार किया गया। भारत का शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग है जिसका उद्देश्य ज्ञान की स्वदेशी प्रणालियों को विकसित करना है। यह अक्टूबर 2020 में AICTE मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित हुआ और उसके द्वारा ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सामान्य रूप से हम किसी भी विषय में देखें, मैं केवल संगीत और केवल कलात्मकता की बात ना भी करूं तो भारत में प्रारंभिक दीक्षा के बाद गुरु की देख रेख में, गुरु के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की गई। छात्र और गुरु का संबंध शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहूंगी कि उस बात की ओर हमारा ध्यान देना आवश्यक है। क्या गुरु अपनी सीढ़ी से नीचे उतर गए अथवा छात्र ज्यादा छलांग लेने के चक्कर में उस परंपरा का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम दोनों को ही इसे समृद्ध करने का जिम्मा है और जब तक इसमें समृद्धि नहीं आएगी पताका नहीं फहरा पाएंगे। हमारे सामने गागर जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए क्यों उन्हें ज्यादा पूजनीय माना जाता है। अभी बातचीत में उन्होंने जो बातें कही हैं हमेशा अनुकरणीय है। परंपरा किस प्रकार ऐसे विद्वानों को सन्निहित कर लेती है अथवा जो विद्वान होने के क्रम में है वो परंपराओं से जुड़ जाते हैं, तभी विश्व पटल पर बैठ पाते हैं। क्रम में जब भारतीय परंपरा ज्ञान की चली तो धीरे धीरे तक्षशिला
सामने आया। प्राचीन भारत का प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थान है, जहाँ जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। पूर्वी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक दुनिया का सबसे पुरातन विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली है। सभी विषय पाली में यहाँ पढ़ाए जाते थे। बौद्ध मठों के साथ धर्म निरपेक्ष संस्थाएं उभरी, जिसमें चिकित्सा अध्ययन जैसी व्यवहारिक शिक्षा आरंभ हुई। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच अवधि के कई शिक्षा केंद्र हुए। मैं एक छोटे पॉइंट्स क्रमवार रख देती हूँ, फिर मुख्य विषय पे आती हूँ। महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी व्यवस्थित जाती थी। व्यवस्था ऐसी की जाती थी कि जिससे शिक्षा प्राप्त हो सके। धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी, परंतु धर्म निरपेक्ष विषय भी पढ़ाए जाते थे। कला, शिल्प, आयुर्वेद, वास्तुकला का केंद्र थे। सामाजिक कार्यों से संबंधित थी यह व्यवस्था। भारत में इस्लाम के आगमन के बाद शिक्षा के पारंपरिक तरीके तेजी से इस्लामी प्रभाव में आ गए। मुगल पूर्व शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अन्य ने धार्मिक ज्ञान संस्थाओं का आरंभ किया। निजामुद्दीन औलिया हमारे जैसे विषय के लिए बहुत प्रमुख नाम है। मोइनुद्दीन चिश्ती विद्वान शिक्षक हुए, जिन्होंने इस्लामी मठों की स्थापना की। भारत में मदरसे और मकतब बने, जहाँ व्याकरण, दर्शन, गणित, कानून पढ़ाए जाते थे। ये यूनानी परंपराओं से प्रभावित थे। यह शिक्षा विज्ञान मानविकी के ही बीच संबंध बनाने पर जोर देते थे। ब्रिटिश शासन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना महत्वपूर्ण थी, जिसका माध्यम अंग्रेजी था। 1820 के दशक में मिशनरी स्कूलों की स्थापना के बाद ही ब्रिटिश शिक्षा भारत में जन्म लिया। 18वीं सदी में धर्मपाल ने भारत में पूर्व औपनिवेशिक शिक्षा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्राथमिक कार्य भारतीय शिक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण कला को सर्वोच्च और प्राथमिक स्थान देना था। 1818 में मराठा साम्राज्य पतन के बाद भारत का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 18 से 20 से 30 दशक अंग्रेजों द्वारा प्रचलित स्वदेशी शिक्षा पर सर्वेक्षण औपनिवेशिक काल और अंग्रेजी शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बना। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पास हुआ। यह अधिनियम मैकालेवाद के नाम से प्रचलित। इस शिक्षा में हिंदू होना या भारतीय होना आवश्यक था, परंतु अंग्रेजी माध्यम में उसका परिपूर्ण होना सबसे अधिक आवश्यक था, क्योंकि विश्व स्तर पर परिपूर्णता के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो तत्कालीन शिक्षा में आवश्यक भी था। आजादी के बाद 1947 में ग्रामीण और शहरी भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के कई कार्यक्रम हुए। जब आप उसको अध्ययन करेंगे तो उन कार्यक्रमों का विशिष्ट लिस्ट आपके पास आ जाएगा। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हुए, जिनकी हम आज तक उनका गुणगान करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में बना। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में बना। यूजीसी और कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच पूर्णतः स्थापित हुआ। वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव नेहरू सरकार द्वारा अपनाया गया। 1961 में केंद्र सरकार में एनसीईआरटी का गठन हुआ। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक बदलाव लेकर आई और एनईपी 2020 में हम आज घूम रहे हैं। उस परिकल्पना को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कलाओं के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में परंपराएं क्या कहती हैं? वेदों में हम उसको पढ़ते हैं मात्र। उस समय के पूरे स्वरूप को हम कहीं देख सुन पाएंगे, ऐसा अवसर हमारे पास नहीं है। कुछ जो वैदिक विद्वान हैं, उनके द्वारा हम इन चीजों को जान पाते हैं। परंपरा में एक सबसे बड़ी बात है कि परंपरा क्यों कहा गया इसको, कुछ दूसरी बात कर सकते हैं। परम का अर्थ होता है सबसे अच्छा। ये मेरा परम सौभाग्य है, मतलब इससे अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता, वो श्रेष्ठ है। लेकिन कड़ा जो है, जिसको परम से जोड़ा गया है, वो उससे भी अच्छा है, इसलिए इसे परंपरा कहा गया है।
बहुत बड़ी ऐतिहासिक परंपरा है भारतीय संगीत शिक्षा की, ज्ञान की। वैदिक काल में परंपराएं चली जो वैदिक शाखा, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, सूत्र आदि से होते हुए गुजरता है और इसे चरण की संज्ञा दी गई है। पिता पुत्र के रूप में, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, गुरुकुल में जाकर संगीत शिक्षा ग्रहण करने की परंपरा के रूप में। अलग अलग उम्र में अलग अलग शिक्षार्थियों को अलग अलग नामों से भी पुकारा गया। वसु, रुद्र, आदित्य इत्यादि, ये सभी उन शिक्षार्थियों के नाम हैं। किस उम्र में वसु, किस उम्र में आदित्य, किस उम्र में क्या कहा जाएगा। नारदीय शिक्षा शिक्षा ग्रंथ है, उसमें शिक्षा को किस प्रकार से वर्णित किया गया हम यही जान पाते हैं। अगर वैसी शिक्षा व्यवस्था हो जाती है तो हमारे पास धैर्य की भी कमी नहीं रहेगी और हम एक पूरी आधारशिला के साथ हम बहुत बड़ी शिखर पर पहुंच सकते हैं। कई शिक्षा ग्रंथों में ऐसे कई परंपराओं का उदय हुआ है। महाकाव्यों में शिक्षा का बहुत सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। लव कुश की शिक्षा हम देखेंगे तो किस प्रकार हम शिक्षार्थी चाहते हैं कि एसी में बैठे, गर्मी न लगे, पढ़ा दिया जाए और जो पढ़ाया गया हूबहू वही क्वेश्चन आए और उत्तर हम लिख दें और सबसे अच्छा अंक हमें आए। लेकिन कठिनाइयों से गुजरना शिक्षार्थी का पहला धर्म होता है। तो आपके अंदर मनोबल भी बढ़ेगा, धैर्य भी बढ़ेगा, आपके अंदर एक गंभीरता भी आएगी और वही गंभीरता, वही उच्छृंखल नहीं होना आपको आगे बढ़ाएगा। महाभारत में बृहन्नला की शिक्षा, यह एक स्वरूप है जो हम पाते हैं। ये बड़े बड़े उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण होंगे जिससे हम जान पाते हैं कि हर काल में कला को बहुत अधिक महत्व दिया गया। बौद्ध काल की संगीत शिक्षा अलग तरह की थी, वहां भी संगीत के प्रति, कलाओं के प्रति जागरूकता थी। हमारा सबसे महत्वपूर्ण काल मध्यकाल है, जिसका महत्वपूर्ण विषय आज हम लेकर आए हैं। हम उस बैजू बावरा को नमन करते हैं जिन्होंने कई प्रतिबंधिताओं के बावजूद संगीत को लेकर चलने की जो उनकी इच्छा शक्ति थी उसको लेकर अंत तक चले और इतिहास में सर्वस्मरणीय है, हमेशा स्मरणीय है। 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और 17वीं शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध उनके लिए जाना जाता है। राजा मानसिंह तोमर के काल में उनके दरबारी संगीतज्ञ थे। स्वामी हरिदास से उन्होंने वृंदावन में शिक्षा पाई थी। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी तानसेन के समकालीन थे। इनका जीवन किंवदंतियों से जुड़ा रहा। हमारा आपका जीवन किंवदंतियां नहीं ले सकता है। किंवदंतियों से जुड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी रहे या वे सारी बातों से जुड़े रहे, इसलिए किंवदंतियां बनती गई और उनसे वो जुड़े रहे। बैजनाथ मिश्र का यह विद्वान नाम का यह विद्वान बैजू के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ और बावरा कहा जाने लगा। अपने लगाव के कारण, संगीत के प्रति लगाव, कहते हैं उनकी नायिका के प्रति उनका लगाव था, इसलिए उन्हें बावरा होने की उनकी जो प्रवृत्ति थी इसलिए उन्हें बैजू बावरा कहा गया। लेकिन उस बैजू बावरा को हम हृदय से नमन करते हैं। चंदेरी उनके कारण से प्रसिद्ध हो गया। कार्तिक शरद पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ और चंदेरी में ही 1613 में 71 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। कई ऐसे कार्य हुए उन्होंने किए जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। गलियां उनके कारण जानी जाती हैं, संगीत का क्षेत्र उनके कारण जाना जाता है। कई ऐसे प्रकरण हैं जो उनके कारण जाने जाते हैं। उनका कश्मीर का प्रकरण, किंवदंतियां, ऐसी किंवदंती हुई कि बैजू बावरा फिल्म भी बन गई। हालांकि उसमें कहीं कहीं चलचित्र नुमा परिवर्तन है उसकी कथाओं में, लेकिन मनोरंजक बनाने के उद्देश्य से उसे किया गया है और बैजू बावरा का संगीत बैजू बावरा की तरह ही सुप्रसिद्ध हो, उस स्तर का हो, इसके लिए नौशाद साहब ने उसका संगीत दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें जो अभिनय करने वाले थे
वो कौन होंगे जो बैजू बावरा की तरह सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा भी ध्यान रखा गया। कई ऐसी मानसिकताओं को भी उसमें ऐसी धारणा में से बदलने की कोशिश की गई जहां संगीत आगे बढ़ सकता है। राग दीपक गाकर दीप जलाना, प्रेम से वर्षा करना, भीत पलासी की स्थिरता इत्यादि कई ऐसे प्रसंग आते हैं उनके बारे में। रचनाएं अप्रतिम है, जहां उसमें भक्ति भी है तो सौंदर्य बड़ा शालीन है। कुंजन में रचो रास, महाराज जी बैठे हैं उस्ताद जी, ये उनकी कितनी सुंदर रचना है। राग रचना मृगनयनी तोरी, मैंने अभी आते वक्त चर्चा की है कि सारे जो नाका है ना, ऐसे ही नाम से बड़ी सुंदरता है उसमें, सौंदर्य जो है वही दिखती है। और गुर्जरी तोरी, मंगला गुर्जरी, गोपाल नायक की पुत्री को, मीरा को मल्हार का एक दूसरा स्वरूप सिखाकर मीरा मल्हार की रचना करना, ये सारा उनके साथ जुड़ा हुआ है। राजा मान सिंह की रानी मृगनयनी को संगीत में निपुण बनाया। बैजू की प्रेमिका कलावती के साथ वो उनका जीवन यापन उनकी प्रेरणा स्रोत रही। और भी कई ऐसी रचनाएं हैं जिनके कारण हम उनको जानते हैं, या रचनाएं उनके कारण सुप्रसिद्ध होगी। काहे को मटकत फिरत रे मन, जब वो हरि नाम जासु, करपय गुलक धरे त्रिय दुचित, अनमनि कर श्रृंगार बिरहन बैठी। एक तो ब्रज, ऊपर से उसकी भाषा, उसकी लोक शैली इतनी सुंदर होती है, और उसमें रचनात्मकता इस स्तर की हो तो रचना अपने आप पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। अचल राज करो कोट परसरो, चिरंजीव रहो जसमत तेरो लाल। ये ऐसी सुंदर रचनाएं हैं कि उन्हें गायकी में उतार कर रखना हमारे ध्रुपद सम्राट नहीं कर सकते। संगीत का जो हमारा यह ज्ञान परंपरा संगीत की रही है, सूत्र साहित्य, अष्टाध्यायी, प्रतिशाख्य, छंद गान, कौटिल्य की रचना, मनुस्मृति, महाकाव्य, महाभाष्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन सूत्र, नाट्य शास्त्र के बाद आपने कई ग्रंथों को पढ़ा होगा, कहीं आपके कोर्स में नहीं भी होंगे। वे सभी ज्ञान परंपराओं को ही ढोकर यहाँ तक ले आई हैं। हम उन्हीं से जान पाते हैं अपनी ज्ञान परंपरा के बारे में। आज का जो हमारा स्टूडियो होता है या ध्वन्यांकन होता है, जिसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उस समय का कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो ये ग्रंथ हमारी उस ज्ञान परंपरा को दर्शाते हैं कि हमारी परंपराएं किस प्रकार रही थी। प्रबंध से उपजा हुआ यह ध्रुपद किस प्रकार यह आगे बढ़ा है, और किस प्रकार यह स्थायी चरा संचारी आभोग में परिवर्तित हो जाता है। प्रबंध ध्रुव से अथवा ध्रुव गीत से संबंधित है या नहीं, यह भी जानना आवश्यक है। ध्रुव नाटक से जुड़ा हुआ है, प्रबंध से ही ध्रुपद खोजा, और ध्रुपद की कई घराने आज प्रचलित हैं, उसकी 4 बानियां हैं। कई घरानों में थोड़े थोड़े परिवर्तन से ध्रुपद की शैलियों को हम जान पाते हैं। लोहार, खंडार, गागुर, नौहार, इन बानियों में हम इनके कलाकारों के द्वारा हम विस्तार पूर्वक उसको जान पाते हैं। किस विद्वान के द्वारा कौन सी बानी उपजी, इसके बारे में हम इन बानियों के अध्ययन से जान पाते हैं। समय थोड़ा सा उसको कम करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। बैजू प्रबंधकार थे, क्योंकि ध्रुपद प्रबंध की ही परिवर्तित शैली थी। इनके कार्य में ही ध्रुपद गायकी में परिपक्वता आई। आरंभ किसी चीज का होता है, लेकिन एक स्वरूप तैयार कर देना, यह कार्य बैजू के काम सब समय नहीं हुआ। विविधता लगभग 200 वर्ष बाद आई। संभव है बैजू बावरा के समय का ध्रुपद बिल्कुल ही शास्त्रीय स्तर पर बहुत परिपक्व रहा होगा, लेकिन विविधता जो आज आप देखेंगे अपने कार्यशाला में उस्ताद जी से, वह विविधता उसको उस विविधता को आने में 200 वर्ष करीब लग गए। ग्वालियर से शिक्षा पाकर लोग अलग अलग क्षेत्रों में गए। आप भी जाएंगे ऐसी आशा में रखती हूँ। कहते हैं राजा मान की मृत्यु के बाद कुछ दिन ग्वालियर दरबार में रहने के बाद दक्षिण के सुल्तान बहादुर शाह गुजराती के दरबार में भी बैजू रहे, जिसे बिराती सिकंदरी नामक गुजरात के ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा गया है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। गोपाल उनके शिष्य थे, गोपाल नायक, उससे बहुत सारी ऐसे प्रकरण जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भी एक प्रसिद्ध रचना
क्योंकि वो बैजू बाबरा के शिष्य थे। थक दलनरे काफी प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध और उच्च स्तरीय रचना है। मध्यकाल इन्हीं के कारण जाना जाता है। मध्यकाल का संगीत, मध्यकाल का साहित्य दोनों ही पराकाष्ठा पर रहा। उसकी उस समय की रचनाएं इतनी अप्रतिम रही हैं। हमारे कई ऐसे साहित्यकार हुए, कवि हुए, गीतकार, संगीतकार हुए, संगीतज्ञ हुए। आप देखेंगे कि उस काल में हम पाते हैं कि औरंगजेब के काल में संगीत बिल्कुल समाप्त हो चुका था। हो सकता है खुले मंचों पर गाने की या खुलेआम स्वतंत्र रूप से गाने बजाने की परंपरा शिथिल पड़ गई हो, लेकिन संगीतज्ञों ने उसे बचा कर रखा। कैसे बचाया? आप देखिए उस काल में कितने ग्रंथ लिखे गए। सर्वाधिक ग्रंथ अकबर काल में लिखे गए, क्योंकि मंच से उतर चुके थे। उन्होंने अपनी संगीत की रक्षा लेखनी द्वारा की और वो सभी ग्रंथों में समाहित हो गए, जिसको हम आज पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद घराना पद्धति आई। हम पाते हैं कि ध्रुपद के अनेक घराने हैं जिसमें कलाकार हर जगह पर जब लहरा रहे हैं। यह भी कहा जाता है ध्रुपद लुप्त प्राय नहीं है। जितनी आसानी से हम कर लेना चाहते हैं संगीत, वैसा नहीं है। जो कर पाते हैं वही उसमें समा पाते हैं। थोड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है, थोड़ी शिष्टाचार की आवश्यकता होती है, थोड़ी गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। जहाँ इनका अभाव होता है वहाँ हम परंपरा को लुप्त प्राय कह देते हैं। परंपरा लुप्त प्राय नहीं होती है, परंपरा चलती है। एक ही लेकर चले, दो ही लेकर चले। परंपरा भीड़ में कभी नहीं चलती। परंपरा भीड़ से अलग होती है, तभी वह दिखाई देता है और परंपरा यूं ही जीवित रहती है। अनेक ग्रंथ हुए, आप देखेंगे संगीत रत्नाकर चूंकि सर्वप्रथम, सर्व प्रचलित, सर्वग्राह्य, सर्वसुलभ जल्दी हुआ, इसलिए हम उसको जानते हैं। लेकिन उसके पहले भी कई ग्रंथ हुए। आज नाट्य शिक्षा के बारे में यह सर्वसिद्ध हो चुका है कि यह नाट्य शास्त्र के पहले का ग्रंथ है, क्योंकि उसमें लोक और हमारा वैविध्य दोनों उसमें है। तो ऐसे कई ग्रंथ रचे, केवल उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी। घराना आया, घराना को भी जीवंत रखना बहुत आवश्यक है। सभी परंपरा जीवित रहती है उससे। हम शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, मैं शिक्षण संस्थाओं को सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें दृष्टि दी है, उन्होंने हमें चिंतन करने के लायक बनाया। लेकिन यह मतलब नहीं है कि घराने में चिंतन नहीं है। अमुक घराने का भीमपलासी कैसे गाया जाएगा, अमुक घराने का कैसे गाया जाएगा, किस घराने में आज भी काफी में शुद्ध निषाद का आरोप होता है, किस घराने में शुद्ध निषाद गायब हो गया, केवल कोमल निषाद का होता है, किस घराने में काफी में ध्रुपद भी गाए जाते हैं, खयाल भी गाए जाते हैं, किस घराने में काफी केवल उपशास्त्रीयता की रचना होती है। तो ये सारा चिंतन वहां भी है। वहां उन्होंने लेखनी की ओर कम ध्यान दिया, प्रयोग में ज्यादा ध्यान दिया। विश्वविद्यालय हमें लिखने की ओर भी प्रेरित करता है, क्योंकि मौखिक परंपराएं कहीं कहीं अवरुद्ध होती रही हैं। अगर गलत सीख लिया तो गलत परंपरा में चल जाएगी मौखिक परंपरा, लेकिन लिखा हुआ हमेशा शुद्ध विशुद्ध होना चाहिए, उसमें गलत होने का कम होता है। माफ करेंगे, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूंगी, कुछ भी लिख देना भी विश्वविद्यालय स्तर पर होना एक अनिवार्य हिस्सा हो गया है, क्योंकि उस हिस्से में प्रमोशन आता है। वह प्रमोशन घराना नहीं देता है। इसलिए घराना और परंपराएं भी बहुत आवश्यक है। और इस जहां जिस व्यवस्था में आप बैठे हैं, उसके लिए हम पंडित भातखंडे जी को हमेशा नमन करते रहेंगे कि उन्होंने सर्वसुलभ बनाने की ओर जो कदम बढ़ाया, बहुत ही बहुत आवश्यक था। हमारा यह कर्तव्य बनता है, हमारा यह धर्म बनता है कि हम अपने विश्वविद्यालय की परंपरा को भी सुचिंतित, सुव्यवस्थित करें कि यह अनुकरणीय बने। कोई यूं ही ना कर दे, अरे यूं ही डिग्री मिल जाती है, कुछ भी लिख देते हैं, हो जाता है, पहली में पास कर जाते हैं। घरानों में पहली नहीं होती है, परंपराओं में पहली नहीं होती है। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम किस प्रकार का कार्य करें, किस प्रकार विकास की दिशा में जाएं। हम किसी भी तरह, माफ करेंगे, 80 नंबर भी किसी को वास्तविक रूप में आता है और 30 नंबर भी आता है तो बराबर खड़े हो जाएंगे। उम्मीद कम करें। वहां हम हमेशा अच्छे की दिशा में जाने की कोशिश करें, किसी तरह प्राप्त कर लें, ऐसे कोशिश की, ऐसे उसको क्या बोलो,
ऐसे ढांचे की, ऐसे खुले शब्दों में आरक्षण की आवश्यकता की ओर कम ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ज्ञानी होना पड़ेगा। हम अगर 30% में अगर पढ़ाने आते हैं संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में, तो हमारा जब पढ़ाने आएंगे तो हमारा 100% होगा। उस 100% का जब 30% पढ़ाएंगे तो मेरे पास 0% बचेगा। इस ओर आप जरूर ध्यान दें। मैं किसी भी ऐसे अकाट्य चीज की ओर ध्यान दिलाना नहीं चाहती जो आपके लिए बाधक हो। सच्चाई से मुकर कर जाने की कोशिश न करें, उसको स्वीकार करें और तब आगे बढ़ें। आप सबसे आगे बढ़ जाएंगे। यह कोशिश करिए। हमारी शुभकामना है आपके साथ कि आप ऐसी कोशिश करें। संगीत शास्त्र से भी चलता है और प्रस्तुतियों से भी चलता है, दोनों की ही आवश्यकता है। कई विद्वान, माफ करेंगे उस्ताद जी, ऐसे भी हुए हैं जो सारी चीजें कर जाते थे, व्याख्या नहीं कर पाते थे। उस व्याख्या की आवश्यकता ने इन आलयों, जहाँ वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, उसका जन्म दिया कि उसकी व्याख्या करना जरूरी है। बहुत सुंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 करके हम आड़ले में जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे ये कौन सी गति हो रही है, नहीं बता पा रहे। बहुत सुंदर ढंग से हम ध्रुपद गा रहे हैं, राजत रघुवीर धीर राजत, ख्याल की तरह गा देंगे ना एक ताल में, राजत रघुवीर धीर। अब इसमें ताने मार लो, क्या जाता है? 12 मात्रे का चौताल या 12 मात्रे का एक ताल, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना, बोलों से पड़ता है। 12 मात्राओं से नहीं पढ़ रहा, उसकी ताली खाली से नहीं पढ़ रहा, बोलों से पढ़ रहा है। धा धा धिन धा धिन धिन धा धिन। कहाँ सौम्यता है और कहाँ एकदम से कूटा कर देने की बात है। तो दोनों में ये अंतर है, ये फर्क जानना जरूरी है। इसलिए विश्वविद्यालयों में पढ़ना आवश्यक है। क्यों रूपक है, क्यों तेवरा है, क्यों रूपक के में सब पे खाली हो गया? क्योंकि सुकोमल बनाना है। तेवरा में क्यों 7 मात्रे में धा दिन धा आता है? क्योंकि वह पराकाष्ठा है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, सत्य से परे नहीं। शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का कर्तव्य है, हमारे शिक्षकों का कर्तव्य है। आप जो सिखाएंगे हम उसको सीखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, लेकिन प्रस्तुति की व्याख्या ज्ञान की बदौलत कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है। हम आज क्यों आवश्यकता हो गई भाई? दूसरे सामान्य विश्वविद्यालयों में भी संगीत की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसकी पराकाष्ठा ने हमें मजबूर कर दिया, व्यवस्था को, सरकारों को मजबूर किया कि आज इतने सारे विश्वविद्यालय संगीत और कला के हमारे देश भर में हैं और उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं। इतने बड़े बड़े विद्वानों के नाम पर हैं, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, कुलपति हैं, कुल गुरु हैं उन विश्वविद्यालयों में। तो हमें उसकी मान का, उसकी मर्यादा का पालन करना भी मेरा धर्म है। हमारी ज्ञान परंपरा में इसका, अपने धर्म का, अपने ज्ञान का, अपनी परंपरा का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। और हम आज के क्षेत्र में, आज वर्तमान में इन सबसे ऊपर उठकर जब सीखते हैं तो तकनीक भी, जब सीखते हैं तो तकनीक भी और ज्यादा झुक जा रहा है। वह तकनीक स्लाइड करने वाली है। आप समझ सकते हैं, अभी आया और अभी गया, स्लाइड करने की है। लेकिन परंपरा स्लाइड नहीं की जा सकती है। परंपरा को हम कभी भी ऐसे देखकर मुकर नहीं सकते हैं। हम कुछ भी डाल देते। मैं यहाँ एक बताना चाहूंगी, जहाँ सब हर जगह की बात रही होगी। मैं क्लास में कुछ सिखा रही थी और कोई स्टूडेंट मोबाइल में स्लाइड किए जा रहे थे। वो संयोग से वह रचना भी हमारी थी, मैंने बनाई थी, वो सिखा रही थी। मैंने उसको, क्या कर रहे हो? मैं यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं। कितना बड़ा गुरु है वो, प्रत्यक्ष से जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी तरफ हम जा रहे हैं। यह अंधेरे में गिरने का पहला कदम है। और इतना में हो गया है कि आज किसी की मृत्यु होती है, उसको सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है। हम इतने अज्ञानी, अवशिष्ट, हम उसको लाइक करते हैं। हर कोई मर जाए, फिर सबको पसंद किया जाएगा, शेयर भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं। इतने अंधकार में हम जी रहे हैं।
और YouTube में डाल दे रहे हैं, वो कोई भी बना सकता है, मुफ्त है, डाल दिया। फेसबुक में डाल दिया, कितने मित्र हैं, 1000 हैं, अरे कितना के आ रहा है, अरे बाबा कितना हो गया, हमारे तो 1000 भी नहीं, 100 भी नहीं होते हैं, तो क्या आ गया, अरे इतना हो गया, पता है पैसे आएंगे, हो गया, ठीक है। बेजू लगा रहे हैं फिर भी पसंद कर रहे हैं, जानते हैं तो भी पसंद कर रहे हैं, ठेका गलत लग रहा है फिर भी पसंद कर रहे हैं, 14 मात्रे की ताली है, वो दीपचंदी बजे या फिर कहरवा बजा दे, पसंद किए जा रहे हैं। वो बंदिश किस ताल में है? तो इस तरह के नेट के जाल में हम इंटर कर रहे हैं, ऐसा इंटरनेट है हमारा सोशल प्राधिकार जो है मीडिया बन गया। हम जहाँ बैठे हैं वह मेरा सोशल मीडिया नहीं है, वो हमारा सामाजिक माध्यम नहीं है। इंग्लिश में लिख दिया सोशल मीडिया, 10 लोगों को बैठा दीजिए, 10 अपने अपने मोबाइल में जुड़ने मिलेंगे। अभी मैंने कल रास्ते में देखा है कि बस स्टैंड में लड़कियां बस की प्रतीक्षा कर रही हैं, रोड पे किनारे बैठकर सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, प्रतीक्षा बस की कर रही है। बस निकल जाएगी, मैं बोल रही हूँ, बस निकल जाएगी, क्योंकि वो देखना ज्यादा जरूरी है ना। तो एक सारा कुछ कर रहे हैं, यह माध्यम जो इंटरनेट का है बहुत लाभप्रद है। अब तो AI आ गया, सभी गा बजा सकेंगे, तो सब बहुत सुंदर है, लेकिन तब तक जब तक हम उसकी सीमा में बंधे हैं, जब तक उसका सुंदर और कुशल प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम तो कर लेंगे, इसी से हमारा हो जाएगा, लेकिन जब प्रत्यक्ष सामना होगा, वो चारदीवारी जो नेट की है वो दिखाई नहीं देती है। मच्छरों से भागने का जो नेट होता है उसमें मच्छर दिख जाता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का नेट जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हम उससे जब तक उसके प्रलोभन में फंसे हुए हैं, जिस दिन दिख जाएगा ना, बुरे फंसे मिलेंगे हम। तो सीमा में रहकर काम करें और अपनी शिक्षा पर विश्वास करें, उसको मर्यादित ढंग से आगे बढ़ाएं। हम भारतीय हैं, भारतीयता का रक्षण करना हमारा धर्म है, उसका संवर्धन करना हमारा धर्म है। हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो विश्व गुरु